आपका स्वागत है एक बार फिर इस ओपन सेशन में। अभी पिछली सेशन में आप बात कर रहे थे इतिहास और उसकी सार्थकता इम्तिहान के लिहाज से। यहाँ पर इस परिचर्चा में हम प्रयास करेंगे ये समझने का कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में सिविल सेवा परीक्षा में कितना उपयोगी, उसके क्या घटक, उसके क्या तत्व इत्यादि। इसलिए अगर आप देखें तो मैंने इसको पीपीटी का प्रेजेंटेशन भी इसी लिहाज से रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका स्थान, चुनौतियां एवं अवसर, इकोनॉमिक्स के महत्व पर एक चर्चा। देखिए, ये एक ऐसा विषय है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज़ का, जिसको लेके अक्सर कहीं ना कहीं एक भ्रामक स्थिति बनी रहती है, एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन घटकों को समझा जाए कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या संदर्भ है। आज की चर्चा मुख्यतः इसी बात पर केंद्रित होगी, जिसमें आपके प्रश्न, जो एक सामान्य प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों के इकोनॉमिक्स को लेके, उसको आधार बनाते हुए कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पहले तो एक बात ये समझना कि हम अक्सर बोलते हैं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की बात। दरअसल ये टॉपिक अर्थशास्त्र का नहीं है। सही शब्दों में देखा जाए तो ये टॉपिक होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसके क्या घटक हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है और उससे संबंधित क्या चुनौतियाँ और अवसर हैं। इसीलिए पहली बात ये स्पष्ट होना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर अर्थशास्त्र के सिद्धांत, उसके घटकों, संदर्भों पर बहुत ध्यान नहीं देते। हाँ, कुछ मूलभूत सिद्धांतों की, कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वस्तुतः देखा जाए तो ये जो टॉपिक है, जिसको आप थर्ड पेपर में कहते हैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स मेंस में, और प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि एक बड़ा हिस्सा इसका होता है। तो ये टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका स्थान और उससे संबंधित क्या चुनौतियां एवं अवसर। अगर हम बात करें इसकी प्रतिशतता क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये पढ़ रहे हैं कि आप इम्तिहान में अधिकतम स्कोर कर पाएं। तो अगर आप देखें तो मुख्य परीक्षा में और प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 20 से 25 प्रश्न। देखिए, मैंने एक दायरा रखा है 20 से 25 प्रश्न का। 20 इसलिए कि अगर हम कुछ एक संबंधित चीज़ों जो अर्थशास्त्र से संबंधित होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ पर्यावरण संबंधी कोई सूचकांक है, कोई घटना है, तो अन्य विषयों को अगर हम किनारे भी कर दें तो भी शुद्ध रूप से आपको 20 प्रश्न के आसपास अर्थशास्त्र से मिलते हैं। अर्थव्यवस्था पर आधारित ये प्रश्न, जिसमें कुछ प्रश्न शब्दावली, सिद्धांतों, मूलभूत बातों पर आधारित होते हैं और कुछ प्रश्न जो हैं वो समसामयिकी पर, करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। तो लगभग 20-25 में अगर आप एक तुलना देखें तो 20-25 प्रश्न में करीब 10 से 15 प्रश्न जो हैं आपको मिलेंगे वो समसामयिकी आधारित होते हैं, और शेष प्रश्न जो है, बाकी के प्रश्न हैं, वो उस पर कुछ नई शब्दावली आई है, कुछ नई टेक्नोलॉजी है, कुछ नई ऐसी घटना है, उसके बारे में बातचीत होती है। अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा में तो आप देखेंगे कि तीसरे पेपर का लगभग आधा, लगभग 50% मुख्य परीक्षा के जीएस का जो तीसरा पेपर है उसका अगर आप देखें, थर्ड पेपर में अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के अलावा जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा आंतरिक सुरक्षा और पर्यावरण के विज्ञान के मुद्दे भी हैं। तो उनको अगर हम किनारे करते हैं तो लगभग एक फौरी तौर पर बात करें तो 40 से 50% जो पेपर का हिस्सा है वो आपकी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पे अर्थशास्त्र का एक सहयोग दिख जाता है, लगभग हर वर्ष एक निबंध, आप जानते हैं निबंध 2 घटकों में आता है। अब हर वर्ष लगभग एक निबंध कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक चीज़ों पर निर्भर होता है। गरीबी हो सकता है, खाद्य सुरक्षा हो सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है, कुछ भी हो, लेकिन एक विषय हमेशा, एक निबंध आपको ऐसा मिल रहा होता है जो आर्थिक सामाजिक घटकों पर आधारित है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुतायत में मिलते हैं,
मुख्य परीक्षा में एक पेपर का लगभग आधा हिस्सा, और तीसरी बात जो है लगभग एक निबंध आपको इस पे आधारित मिलता है। एक और बात जो मैं प्रश्न के मामले में बता दूं ताकि अर्थव्यवस्था की इस इम्तिहान में उपयोगिता को और ज़्यादा स्थापित किया जा सके, वो ये है कि जो अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होते हैं उनका स्वभाव थोड़ा सरल से मध्यम कैटेगरी में ही होता है। जनरली जब प्रश्न बनाए जाते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे वो सिविल सेवा की हो, यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, किसी भी परीक्षा में जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो प्रश्नों में ध्यान दिया जाता है कि उसका प्रकार कैसा हो, वो सरल प्रकार का है, मध्यम प्रकार का है या थोड़ा कठिन प्रकार का होता है। जनरली देखा गया है, अक्सर देखा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सरल से मध्यम कैटेगरी में होते हैं। मतलब अगर आपको एक अनुमान है चीज़ों का, एक समझ है, तो आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिससे आपको समझना चाहिए कि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप एक बार ठीक से अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट है कि एक सेक्शन आपका बेहतर गुजर रहा है, उसमें आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम हो रही होती है। निबंध स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, उनको लिखना आसान होता है। मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में भी आपसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि आपकी समझ बेहतर है कि नहीं, आप कम से कम मूलभूत आंकड़ों को समझ पाते हैं कि नहीं। तो कहने का आशय सिर्फ इतना है कि जितने भी प्रश्न आते हैं उनका स्वभाव सरल से मध्यम इस कैटेगरी में होता है, और यही अर्थव्यवस्था को एक तरह से कहें तो आपकी तैयारी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी बनाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में लगभग एक चौथाई हिस्सा, एक पांचवा हिस्सा, मुख्य परीक्षा में एक पेपर का लगभग आधा हिस्सा और एक निबंध, निसंदेह ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो ज़रूरी हो जाता है कि इस टॉपिक से लेकर जितनी भी आपके मन में शंकाएं हैं तैयारी को लेकर, स्रोतों को लेकर, उनको समझा जाए। आज के सेशन का उद्देश्य यही है। अगर मैं एक मुख्य रूप से फौरी तौर पर एक बात करूं, अगर एक विगत वर्षों में शिक्षण अनुभवों के आधार पर देखा जाए तो 5 मुख्य बातें जो हैं वो अर्थशास्त्र से जुड़ी दिखाई पड़ती हैं स्टूडेंट्स के मामले में जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। 5 बड़ी बातें। पहली बात ये कि सही स्रोत क्या है, रिसोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, तमाम स्टडी मटेरियल हैं उनका क्या। एक और बहुत बड़ी समस्या जो अर्थशास्त्र के मामले में जो विद्यार्थी जो एक चुनौती की तरह दिखाई पड़ती है, क्योंकि पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा में बहुत एक लाइन में सिर्फ दिया हुआ, सिर्फ एक लाइन में उन्होंने लिख दिया, बहुत ही एक तरह से कहें तो एक सिर्फ जनरल आइडिया उन्होंने दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र से जुड़ी बातें और मूलभूत जो उसके घटक हैं। ऐसे में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस पे कितना ध्यान देने योग्य है, ये एक बहुत चिंता का विषय लगातार बना रहता है। एक और बहुत बड़ी समस्या, चूंकि अर्थशास्त्र के ज़्यादातर प्रश्न मैंने आपको पीछे बताया कि लगभग 10 से 15 प्रश्न वो करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं, समसामयिकी से जुड़े हुए होते हैं। तो उसको कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, कैसे उसका अधिकतम लाभ ले पाएँ, ये भी एक चुनौती होती है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ा घटक इसमें दिखाई पड़ता है कि हम पिछले वर्ष के प्रश्नों को करें ना करें, कितना करें, जब समसामयिकी है तो उन प्रश्नों को करने की क्या सार्थकता। और एक और बहुत 5वां जो चुनौती दिखाई पड़ता है कि इसके नोट्स कैसे बनाएं ताकि हम उसका अधिकतम उपयोग कर पाएं। तो आज हम इन 5 बातों पर एक एक करके बात करेंगे कि पहले तो उपयुक्त स्रोत क्या है, समसामयिकी का प्रबंधन कैसे करें, विगत वर्षों को प्रश्नों को सॉल्व करें ना करें, करें तो कैसे करें, उससे क्या लाभ, उसकी क्या प्रासंगिकता, नोट्स कैसे बनाएं, और एक मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का कि पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ा जाना चाहिए, कितना पढ़ा जाना चाहिए। अगर हम बात करें स्रोतों की तो एक तो निस्संदेह आप सभी जानते हैं कि इस इम्तिहान में, इस परीक्षा में एनसीईआरटी का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण अंशदान है। बिना एनसीईआरटी की पुस्तकों के ये कह सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है अपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में भी ये बात उतनी लागू होती है। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो इकोनॉमिक्स में 11th 12th की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है 11th 12th की अगर आप देखें
तो 11-12 की जो एनसीईआरटी की बुक है वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन है घटकों का। मैं बात कर रहा हूँ 11वीं और 12वीं की। हालांकि कोई अगर 10वीं 9वीं की अर्थशास्त्र भी पढ़ता है तो उसमें आपको जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपका 11th और 12th की एनसीईआरटी पर रहना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा स्रोत बनाते। अगर आप इसमें समझ गए तो मूलभूत बातें, मैंने आपको पीछे बताया कि आपके प्रश्न दो तरह के होते हैं। जो भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का स्वभाव कैसा होता है? कुछ प्रश्न शब्दावली, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो, या जो मूलभूत परिकल्पनाएं हैं, जो मूलभूत कंसेप्ट हैं, उस पर आधारित होते हैं। जैसे मूलभूत परिकल्पनाओं में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मूलभूत परिकल्पनाओं में कई अक्सर पूछा था इस टर्म से क्या मतलब है, रेपो रेट क्या, रिवर्स रेपो रेट क्या, राजस्व नीति में इस वित्तीय घाटे से क्या तात्पर्य, आधार वर्ष का क्या तात्पर्य, इत्यादि इत्यादि। जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, उन पर प्रश्न होते हैं। और अधिकांश जो है प्रश्न वो आपके समसामयिकी या करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। तो एनसीईआरटी की पुस्तकें पहले दो के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एनसीईआरटी का एक बड़ा लाभ जो आप पाते हो ये है कि इस पुस्तकों में टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को बहुत स्पष्ट तौर पे एक्सप्लेन किया गया है, और जो भी मूलभूत परिकल्पनाएं हैं 11-12 में वो बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई हैं एनसीईआरटी की पुस्तकों में। तो एक जिसको कहते हैं मस्ट रीड, कि अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, वो है एनसीईआरटी की पुस्तक। इसके अतिरिक्त आपके पास एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। संजीव वर्मा जी की एक पुस्तक है, मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया भी है कि संजीव वर्मा जी की जो पुस्तक है, अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था पर आधारित अच्छी पुस्तक है वो। ऐसे दत्तन सुंदरम की है, रमेश सिंह जी की है, उमा कपिला जी की है। ये सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, लगभग सभी कमोबेश एक जैसी ही हैं। पर मैं अपने स्तर पर अगर आप पूछे तो प्राथमिकता हमेशा संजीव वर्मा जी की पुस्तक को देता हूं, क्योंकि ये पुस्तक इम्तिहान को दिमाग में रख के डिजाइन की गई है। बाकी पुस्तकों में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अनावश्यक सूचनाएं भी आवश्यकता से अधिक दे दी गई हैं, पर इससे उनकी उपयोगिता कम नहीं हो जाती। आपको बस ये समझना होता है कि क्या इसमें पढ़ा जाए और क्या छोड़ दिया जाए। पर संजीव वर्मा जी की पुस्तक अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो काफ़ी कंसाइज दिखती है, लगभग सारी चीज़ों को एक जगह रखती हुई। पर एनसीईआरटी को आप बेस बनाएं, क्योंकि उससे आपकी ये दोनों शब्दावली आधारित प्रश्न और जो परिकल्पना मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न होते हैं, दोनों सॉल्व होते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर बात समझना, कि आपके पास एक प्रश्नकोश होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्न आपको दिए गए हों, विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं। तो यहीं पर वो डिस्कशन भी आ जाता है कि पिछले वर्ष के प्रश्न किए जाने चाहिए या नहीं, उसकी उपयोगिता क्या है जब समसामयिकी ज़्यादा आती है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई ऐसा वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि ये पढ़ा जाए, ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं है प्रारंभिक परीक्षा में। तो जब आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लगता है कि अच्छा क्या चीज़ कितनी पढ़ी जानी चाहिए, किस हद तक उसको समझा जाना चाहिए, उसके क्या घटक हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आपके पास प्रश्नकोश अवश्य होना चाहिए। प्रश्नकोश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रश्नकोश हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, पर ऐसा देखा गया हिंदी माध्यम में एक घटना चक्र का प्रश्नकोश है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ यूपीएससी बल्कि विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स जितने भी स्टेट्स के होते हैं, विभिन्न राज्यों की जो परीक्षाएं हैं उस पे भी, तो मान लीजिए राष्ट्रीय आय की बात कहिए तो राष्ट्रीय आय में यूपीएससी ने जितने प्रश्न पूछे हैं, किस यूपीपीसीएस ने जितने पूछे, एमपीपीसीएस में जितने पूछे गए, राजस्थान में जितने पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को एक जगह रख दिया गया है और उन्होंने उसके कुछ आंसर्स भी दे दिए हैं। तो बहुत आसान हो जाता है जब आप विगत वर्ष के प्रश्नों को देख रहे होते हैं, समझते हैं आप कि अच्छा इन प्रश्न को ऐसे देखा जाना चाहिए, इसके क्या घटक हैं, इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, इत्यादि। तो एक प्रश्नकोश अवश्य होना चाहिए। तो मैंने 3 बड़े स्रोतों की बात कही। एनसीईआरटी की 11-12 4 पुस्तकें, वो चारों पुस्तकें, संजीव वर्मा जी की
या जो भी आपके पास पुस्तक है, एक अर्थव्यवस्था की कोई स्टैंडर्ड पुस्तक होनी चाहिए और प्रश्नकोश अवश्य होना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्रोत है। अब देखिए, प्रश्नकोश पर यही बात कर लेते हैं, जो आपकी एक चुनौती है कि विगत वर्ष के प्रश्नों का महत्व क्या है। जब आप प्रश्नों को देखते हो तो आपको ये समझ में आता है कि अच्छा, मुझे कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एक उदाहरण से अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं आपके सामने एक प्रश्न लेके आया। ये प्रश्न आया हुआ है पिछले वर्षों में कि नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर क्या कर दिया गया है। इसमें आंसर जो है इसका ए है 2011-12। अब आपने ये प्रश्न पहले सॉल्व किया, तो जैसे आपने प्रश्न सॉल्व किया और आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो आपकी एकदम से नज़र रुकेगी। अगर आप न्यूज़ पढ़ते थे, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि अभी पीछे जो इसके लिए मंत्रालय है, मॉस्पाई, सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी के कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसने अभी अनुशंसा की है कि आधार वर्ष को बदल दिया जाए, 2020-21 कर दिया जाए। अब ये खबर जैसे ही आती, अगर आपने पिछले वर्ष के प्रश्न किए हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, अच्छा ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि देखिए, अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करें तो आधार वर्ष पे कई बार प्रश्न आए हैं, उनकी गणना पे कई बार प्रश्न आए हैं, बैंकिंग सिस्टम में टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पे कोई प्रश्न आया है, तो आपको पता है कि हाँ, ये काम करना है। तो जब आप ऐसे उदाहरण प्रश्नों को सॉल्व करते हो तो आपको एक रेखांक, एक तरह से कहें विन्यास मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, इस न्यूज़ में से क्या रखने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। तो इसलिए जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको अंदाजा लगने लगेगा कि अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, इसमें ये घटक है, इसमें ये चीज़ हम जरूर पढ़ें। एक और उदाहरण से देखते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होगा। मान लीजिए ये एक और क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने रखूं, एक तो मैंने आपको राष्ट्रीय आय से रखा है, दूसरे ये 2017 का प्रश्न है। 2017 में ये प्रश्न यूपीएससी में आईएएस वाले इम्तिहान में पूछा था कि इन कथनों पर विचार करिए कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है और एनपीसीआई ने एक रुपए कार्ड प्रारंभ किया है। अब ये प्रश्न जब आप देखते हो, देखिए आप सभी ट्रांजैक्शंस करते हो, आपने कई बार एनईएफटी किया होगा, आरटीजीएस किया होगा, तो हमने देखा होगा एनपीसीआई का कॉलम लिखा होता है। एनपीसीआई जितनी भी मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हो आपको एनपीसीआई वहाँ लिखा मिलता है। आप इर्द गिर्द देखोगे, कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हो आप, एनपीसीआई वहाँ आपको लिखा मिलता है। दो लाभ होते हैं जब आप इन प्रश्न को सॉल्व करोगे, तो आपको कहीं भी अब कुछ और ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, आप आरटीजीएस है तो एक बार मन करेगा, उत्सुकता आएगी कि अच्छा, एनपीसीआई पे अगर क्वेश्चन है तो जरा देखें आरटीजीएस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, ये क्या होता है, ये टर्म्स क्या है। तो ये आपकी जो शब्दावली है ये और इनरिच होती है। यूपीआई पे उन्होंने प्रश्न पूछा है, एनपीसीआई पे प्रश्न पूछा। एक तो ये लाभ कि आपको स्वयं समझ में आने लगता है, अच्छा ये मूलभूत टर्मिनोलॉजी है, इसको जानना चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो एक वित्तीय जानकारी के प्रति उत्सुकता है वो बढ़ती है। बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि अब फिर आप समसामयिकी पढ़ते हो तो उन टर्म्स को इग्नोर नहीं करते, आप उसको पढ़ते हो, उसका मतलब समझते हो। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जब आप इसको समझ रहे हो तो आप समझ रहे हो कि इस मामले में कुछ भी नवाचार हुआ है तो पढ़ने योग्य है। अब जैसे जिसने प्रश्न सॉल्व किया होगा और अगर वो मार्च में करंट अफेयर्स पढ़ रहा होगा तो उसको एकदम से नजर गई होगी कि अच्छा, आरबीआई ने कुछ फिन सर्विस करके शुरू किया हुआ है, कुछ रेगुलेटरी एजेंसी बनाई, जैसे एनपीसीआई एक नियामक है, ऐसे आरबीआई ने एक नियामकों का संगठन बनाने की बात भी कही, ताकि इस तरह की डिजिटल लेन देन कोई हो रही है उसमें कोई साइबर अपराध हो जाए, कि कोई फ्रॉड हो जाए। आप सब देखते हो, रोज टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है कि आप आरबीआई को तुरंत बताएं, वहां पर एक नियामक का नाम लिखा हुआ, एकदम से नजर जाती है फिर कि अच्छा, ये पढ़ा जाने योग्य है, ये समझे जाने योग्य है, ये आरबीआई करता है एक काम। या आपने देखा कि फला स्कीम है, आप देखते हैं आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तमाम जगहों पर आपको सरकारी स्कीम लिखी मिलती है, मंत्रालय का नाम लिखा होता है वहाँ। जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपको अंदाज़ा लगने लगता है कि अच्छा, ये काम इसलिए किया जाना चाहिए। अगर एनपीआई से पे प्रश्न है तो कल को प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाँ, आरबीआई ने अभी वित्तीय प्रबंधन के लिए क्या प्रयास किया है, या फिन सर्विसेज क्या है, तमाम इस तरह के जो घटक हैं वो क्या हैं। तो इस तरीके से फिर आपकी, या अभी आत्मनिर्भर भारत में तमाम प्रयास किए गए, आरबीआई ने उसमें कई सारी बातें कहीं, उनको फिर उनके प्रति उत्सुकता बढ़ती है और ये आपके फिर समसामयिकी को बेहतर करता है, आपकी शब्दावली को बेहतर करता है, जिस तरह के प्रश्न आ रहे होते हैं। तो आप पहले तो पुस्तक पढ़िए निसंदेह,
ताकि आपको पहले जानकारी हो, और उसके बाद जितने आप प्रश्न सॉल्व करेंगे उतना आपको एक अंदाज़ा लगने लगता है, एक आपकी समझ विकसित हो जाती है कि अच्छा मुझे ये चीज़ें अवश्य पढ़नी है, इन चीज़ों का समावेश करना। फिर आप जो भी स्रोत पढ़ रहे होंगे आप उस स्रोत का अधिकतम लाभ ले पाते हैं। आपने कहा भी जाता है, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एक बहुत मशहूर कहावत है कि व्हाट आवर आईज डज नॉट नो आवर माइंड कैन नॉट सी। जो हमारा दिमाग नहीं जान रहा होता उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती, हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते जिनको मस्तिष्क नहीं जानता। इफ आवर माइंड डज नॉट नो आवर आईज कैन नॉट सी। तो जब आप एक बात जान रहे हैं कि एनपीसीआई ये क्या है, रोज आए दिन न्यूज़पेपर में आपको तमाम इस तरह की स्कीम्स, कार्यक्रम, खबरें अर्थ जगत में मिलती हैं, पर आप उस पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे। तभी पीछे आपने वोडाफोन को लेके जो कंट्रोवर्सी सुनी कि उन जो पैकेजेस की बात हुई है, अब एक बार आप जानते हो तो समझ रहे होते हो कि इसका महत्व क्या है, क्यों उसके नोट्स बनाए जाने चाहिए। तो जितने ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करोगे, एक शब्द में कहूँ, जितने ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करोगे उतनी आपकी उत्सुकता बढ़ेगी, जितनी उत्सुकता बढ़ेगी उतना आप चीज़ों को समझ पाएंगे, उसका समावेश कर पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि मुझे किस दिशा में कितना पढ़ना है। इसलिए विगत वर्षों के प्रश्नों का महत्व, मैं यूँ कह सकता हूँ, अति महत्व है, और जितना आप उनको सॉल्व कर रहे होंगे उतना आपकी समझ उसमें बेहतर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रश्नों को सॉल्व करते रहें। अब जब प्रश्नों को सॉल्व करने की बात होती है तो एक तरफ तो आप विगत वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा कहता हूं कि आप न सिर्फ ये देखें कि आपने पिछले वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व किया, बल्कि किसी बेहतर स्रोत से आप ये भी देख पाएं कि अगर इस वर्ष की चीज़ों पर या अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है उस पर आधारित प्रश्नों को आप दे पाएंगे जवाब कि नहीं। इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक हो जाता है टेस्ट सीरीज। जो भी टेस्ट सीरीज हैं, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करूँ कि विजन द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसमें दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है टीम द्वारा। एक तो ये कि इसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के हिसाब से उसी के अनुरूप प्रश्नों को डिज़ाइन किया जाए और उसमें जो करंट अफेयर्स हैं उनका समावेश किया जाए। इसको मैंने पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की। एक सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि आपको एक पैटर्न पता चलने लगता है कि अच्छा इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो पूरी टीम इस पर काम करती है कि कैसे हम टेस्ट सीरीज को और ज़्यादा आपके लिए उपयोगी बना पाएँ, जिसमें विगत वर्ष के प्रश्नों को समझते हुए उसको करंट अफेयर से जोड़ते हुए प्रश्नों को डिज़ाइन किया जाए। तो अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे आपका एक रिवीजन भी हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ चीज़ भूल गए या कुछ नहीं समझ पाए, आपको लगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो आपको वो घटक भी दिखाई पड़ जाता है कि अच्छा हाँ ये मैं इसको मिस कर गया था, ये महत्वपूर्ण है, ये अवश्य किया जाना चाहिए था। तो ये बहुत एक इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना उसको सॉल्व करते हैं, जितना आप तैयारी के समय में जितने प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाते हैं, एक तो विगत वर्षों के प्रश्न सॉल्व करिए, आपकी समझ विकसित होगी। टेस्ट सीरीज एक तरह से रिवीजन भी कराता है और आपको एक अंदाज़ा देता है बिल्कुल वैसे ही मॉडल में कि किस तरीके से आप और बेहतर करंट अफेयर्स का समावेश कर सकते हैं अपनी जानकारियों में और उससे कैसे अधिकतम लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही बातें, एक तो प्रारंभिक परीक्षा का स्वभाव थोड़ा सा मुख्य परीक्षा से अलग होता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के जितने प्रश्न हैं वो थोड़ा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, कंसेप्ट ओरिएंटेड होते हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में थोड़ा एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्लस आपको लेखन का भी अभ्यास होना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण भी दिखाई पड़ते हैं दुर्भाग्यवश कि वो लिख अच्छा सकते थे पर उस दिए गए समय में नहीं लिख पाए या उन्होंने अपने आप को उसके लिए अभ्यास नहीं किया। जो मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज है वो न सिर्फ आपको इसमें सहयोग देता है कि आप अपनी करंट अफेयर्स, अपनी समझ, अपने टर्म्स, टर्मिनोलॉजी और सिद्धांतों, संकल्पनाओं को जो आप अर्थव्यवस्था में जानते हैं उसको दोबारा से दोहरा सके, बल्कि साथ में लेखन प्रबंधन कैसे करना है और उसमें क्या त्रुटियां हो सकती हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं, इस पे भी एक नज़र आपकी पहुंच जाए ताकि आप मुख्य परीक्षा में गलती ना करें। तो जितना बेहतर आप रिहर्सल करते हैं
उतना ज़्यादा आपके चांसेस वहाँ बढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना आप उससे पहले जितनी बार अभ्यास कर लेंगे वहाँ वो चीज़ आपको उतनी ही सहज दिखेगी, उतनी ही सामान्य दिखेगी, आप उससे जूझते नज़र नहीं आते। इसलिए टेस्ट सीरीज़ का अपना एक स्थान है। यहाँ पर मैंने मुख्य परीक्षा में लेखन का अभ्यास, अर्थव्यवस्था में आप सोच रहे हैं इसको अलग से क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर एक गलती जो विद्यार्थी करते हैं इकोनॉमिक्स में कि पूरे साल वो सिर्फ प्रीलिम्स की ही पर तैयारी कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स के मामले में विशेषकर। वो नहीं सोचते कि लगभग एक पेपर का आधा हिस्सा मेंस में है और उसके टॉपिक्स क्या हैं, उसको कैसे लिखा जाना है, लिखने में क्या संभव त्रुटियां हैं, या निबंध लिखेंगे तो क्या ध्यान रखना है, कितना इन्फॉर्मेशन देना है, कितनी एनालिसिस देनी है, ये सब आपको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तो एक टेस्ट सीरीज़ का ये बड़ा महत्व है। और यहाँ पर मैं जो है विजन का जो टेस्ट सीरीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा स्रोत हो जाता है इन प्रारंभिक स्तर पर भी और मुख्य परीक्षा के भी स्तर पर, जिसमें सारी जो संभावनाएं हैं आपसे संभावित गलतियों की, उसको आप परीक्षा से पहले ही सही कर लेते हैं ताकि वहाँ जाकर इस तरह की गलतियाँ ना हो, और साथ ही समसामयिकी का एक रिवीजन भी हो जाता है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट और समसामयिकी दोनों आते हैं। कंसेप्ट एक बार ठीक हो गया तो लड़ाई समसामयिकी पर ज़्यादा होती है। इसीलिए पहला जो प्रश्न था वो स्रोत को लेकर था। दूसरा प्रश्न ये कि विगत वर्ष के प्रश्नों का महत्व क्या है, क्यों किए जाएं, और अगर हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं तो क्यों दें, उससे क्या लाभ है, प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज का क्या लाभ, मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का क्या लाभ। तो जब एक बार आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आप में कुछ उत्सुकता आती है। फिर आप उत्सुकता में हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें पढ़ें, कुछ चीज़ें मिस कर जाएं, कुछ चीज़ें भूल जाएं। जब आप उन प्रश्नों को देखते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, मान लीजिए पीछे एक प्रश्न आया कि अटल इनोवेशन मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा या किस विभाग द्वारा संचालित होता है। आप पढ़ते समय शायद इसको मिस कर गए, अपने अटल इनोवेशन मिशन की बाकी बातें ध्यान रखे होंगे, ये ध्यान नहीं रखा होगा किस मंत्रालय से। जब आप इस तरह के प्रश्न देखते हो टेस्ट सीरीज में, जो यहाँ पर एक सक्षम टीम बना रही होती है, तब आपको अंदाजा लगता है अच्छा ये भी एक इंफॉर्मेशन थी जिसको हम मिस कर रहे थे, इसको भी पढ़ा जाना चाहिए था। फिर आप न सिर्फ अटल इनोवेशन मिशन, अब ये आपके व्यवहार में आ जाएगा। कोई भी नई स्कीम पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि अच्छा ये कौन कर रहा है, या पीछे पशुगणना हुई, कौन करता पशुगणना, कहाँ से आती है इसके बारे में, या आपने खबर सुनी कि हाँ ये आंकड़ा आया, तो एकदम से मन में स्वतः ही एक प्रश्न आएगा कि आंकड़े कौन देता है। तो इस तरह से फिर आप और ज़्यादा तैयार होते हो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हो और ज़्यादा आप योजनागत हो जाते हो अपनी तैयारी को लेकर। तो इसलिए प्रश्नों को सॉल्व करें, बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपके अर्थशास्त्र में तो विशेषकर तैयारी का हिस्सा दो भागों में होना चाहिए। आधे भाग में पढ़िए, आधे भाग में प्रश्नों को सॉल्व करिए, विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करिए, फिर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, उसके एक्सप्लेनेशंस को देखिए, मुख्य परीक्षा में उसके टेस्ट सीरीज को लिखिए, देखिए उसमें कहाँ चूक हुई थी और क्या बेहतर हो सकता था। तब आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे। और ये जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन सरल से मध्यम श्रेणी के होते हैं, तो आप बहुत अच्छा इस जिसे कहते हैं ना आपकी तैयारी में एक ये बहुत निर्णायक साबित हो सकता है, बहुत सहयोगी साबित हो सकता है। एक जो नेचुरल बात अब आती है कि फिर समसामयिकी में करंट अफेयर्स का प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और ये बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करता है इस तैयारी में। क्योंकि करंट अफेयर्स को लेके आई एम सॉरी टू से उसे पर एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा था शब्द ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज की जो पीढ़ी है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी सफ़र करती है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि अगर वो फिल्टर नहीं लगाएंगे तो वो उसमें से किसी भी इंफॉर्मेशन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इसीलिए मैंने लिखा है समसामयिकी का प्रबंधन, मैंने नहीं लिखा है समसामयिकी का स्रोत, क्योंकि स्रोत तो बहुतायत में हो गए, आपको उसका प्रबंधन आना चाहिए, वो फिल्टर लगाना है, कितना पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, कैसे करना है। समसामयिकी या करंट अफेयर्स जो भी इकोनॉमिक्स से विशेषकर करंट अफेयर्स है, उसमें अक्सर एक चीज़ देखी जाती है कि चूंकि आप एक या दो बार ही पढ़ रहे होते हो उसको इम्तिहान के आखिरी दिनों में, तो उससे आप लाभान्वित नहीं हो पाते हो। पता चला आप चीज़ों को मिस कर रहे हैं, डेटा को मिस कर रहे हैं, जो है उससे संबंधित कोई तथ्य था, उस तथ्य में कोई बारीकी थी, उसको मिस कर गए। इसलिए ये ज़रूरी है कि समसामयिकी का एक निश्चित
विश्वसनीय स्रोत आप बना लीजिए और उस स्रोत पर स्टिक करिए, उस पर रुकिए। कौन सा स्रोत हो सकता है? यहाँ पर मैंने आपके सहयोग के लिए यहाँ पर लिखा भी है, देखिए विजन की तरफ से हमारी एक मासिक समसामयिकी, एक मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, वो डाउनलोड एक्सेसिबल है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या अतिरिक्त है, देखिए वो न्यूज़ तो वो न्यूज़पेपर में भी आता है, पर अतिरिक्त क्या है वहाँ पर वो जो फिल्टर प्रोसेस है कि अच्छा इसमें कितना किया जाना चाहिए, कितना इसमें मान लीजिए अर्थ जागरण आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मान लीजिए अर्थ जागरण पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण का, या आप अमर उजाला का अर्थ जगत की खबरें पढ़ रहे हैं, या आप नवभारत टाइम्स की खबरें पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी और खबरें भी आती हैं। इसको मीडिया की ज़बान में हार्ड न्यूज़ कहा जाता है। कोई ऐसी न्यूज़ जिसका बहुत महत्व नहीं लेकिन बहुत चर्चा में है, वहीं कोई ऐसी न्यूज़ है जो है तो छोटे कॉलम में पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सॉफ्ट न्यूज़ कहा जाता है। तो आप शायद ना समझ पाए कि हार्ड न्यूज़ कौन सी, कौन सा अवॉइड करना है, कौन सा न्यूज़ पढ़ना है, क्योंकि हार्ड न्यूज़ बड़ी होती है, बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखी, तो स्वभावतः नज़र उस तरफ जाती है, सॉफ्ट न्यूज़ छूट जाती हैं। ऐसे में जो समसामयिकी का कंपाइलेशन है विजन का, वो ध्यान देते हुए विभिन्न स्रोतों से, न सिर्फ न्यूज़पेपर बल्कि मंत्रालयों की जो पीआईबी रिलीज है इत्यादि, इनका इस्तेमाल करके एक समसामयिकी मंथली बेसिस पर तैयार होती है। फ्री टू डाउनलोड है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक और बात है जो आपको सहयोगी साबित होती है, वो ये कि तथ्यों से संबंधित जो आधारभूत जानकारियां हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो भी उपलब्ध होती है, या कोई शब्दावली है उस न्यूज़ में तो उस शब्दावली का भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो आपका दो काम हो गया, आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो, हालांकि इन दिनों में न्यूज़पेपर में भी अच्छी बात है कि उस शब्दावली को वो भी एक्सप्लेन करते हैं, ये एक नई परंपरा, अच्छी परंपरा शुरू हुई है न्यूज़पेपर्स में भी। यहाँ पर आपको उन सभी शब्दावली का एक्सप्लेनेशन, अगर उस पर आधारित कोई प्रश्न रहा है तो उसकी भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो है जो भी उससे रिलेटेड जानकारी है वो एक जगह मिल जाती है। तो एक तरह से आपका मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज होता है कायदे से। साथ ही एक वार्षिक पीटी के लिए 365 शीर्षक से और मेंस के लिए भी मेंस 365 शीर्षक से करंट अफेयर्स का एक एनुअल कंपाइंडियम, एक वार्षिक मैगजीन भी आती है। ये भी आपको फ्री टू डाउनलोड अवेलेबल होती है वेबसाइट्स पे। अगर आप देखें तो जो अर्थशास्त्र वार्षिक है, इसमें उन्हीं सब बातों को और सारगर्भित करते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। तो आप एक बार आप पहले पढ़ चुके हो, दोबारा जब आप उसको पढ़ते हो, कुछ नई न्यूज़ मिलेगी, कुछ पुरानी न्यूज़ों को और ज़्यादा, कुछ पुरानी खबरें उसको और ज़्यादा व्यवस्थित करके रखा गया है, तो आप ज़्यादा लाभान्वित होते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि इम्तिहान में एक रिसेंसी इफेक्ट काम करता है। अक्सर अच्छे विद्यार्थी ये गलती कर रहे होते हैं। होता क्या है रिसेंसी इफेक्ट? जो लोग मनोविज्ञान पढ़े हैं, साइकोलॉजी पढ़े हैं, जानते हैं। रिसेंसी इफेक्ट ये कहता है कि हम जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो जो आखिर की चीज़ रहती है वो ज़्यादा याद रहती है। ये देखा गया है। अगर मैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत के आधार पर उनके अंदर ऐसा क्या रहा जो उनको सक्सेसफुल बनाता है, उसके आधार पर बताऊं तो उनके नोट्स बहुत अच्छे बने होते हैं और वो लास्ट के टाइम पे रिवीजन ज़्यादा कर रहे होते हैं ताकि रिसेंसी इफेक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। ऐसा देखा गया कि इम्तिहान के एक महीने पहले से आप जितना पढ़ रहे हो, जितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा लाभदायक होता है। पीटी 365 या मेन 365 का उद्देश्य यही है कि आपको अर्थशास्त्र से संबंधित सारी कंपाइलेशन हम एक जहां मिल जाए और आप उसी को बार बार दोहरा रहे हो। उससे लाभ ये होता है कि कई बार आप पढ़ चुके होते हैं तो रिसेंसी इफेक्ट का आप उससे आप इम्तिहान में याद रख पाते हो, लिखते समय वो चीज़ें याद रहती हैं, या जब आप आंसर दे रहे होते हो तो समझ पाते हो कि अच्छा इसमें से ये विकल्प सही है या ये विकल्प सही नहीं है। तो एक ये, और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो अर्थशास्त्र में हमेशा रहती है, यहाँ इसलिए मैंने उसको अलग से एक बिंदु की तरह रेखांकित किया। इकोनॉमिक्स में अक्सर एक बात को लेके बड़ी बहस होती है, बड़ी चर्चा रहती है विद्यार्थियों के बीच में कि बजट कहाँ से पढ़ें, आर्थिक सर्वे क्या पढ़ें, क्या पूरे दोनों वॉल्यूम पढ़ने हैं। आर्थिक सर्वे अब 2 वॉल्यूम में आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, उसी के तर्ज पे हम 2 वॉल्यूम्स में देते हैं।
ये प्रयास 2015 के बाद से हुआ कि हम 2 वॉल्यूम में भी दे रहे होते हैं, मतलब 2 मोटे मोटे वॉल्यूम आपके पास वो होते हैं, प्लस बजट अपने आप में एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी ब्रीफिंग होती है जो मंत्रालय समय समय पर प्रेस रिलीजेस के माध्यम से दे रहा होता है, प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से दे रहा होता है। इतना सब कुछ पढ़ना संभव भी नहीं है, और ये संभव हो भी जाए तो उसकी बहुत कीमत होगी कि और विषय भी छूट रहे होंगे। इन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखते हुए विजन की तरफ से आपको एक आर्थिक सर्वे और बजट की ब्रीफिंग, एक जीस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें जितनी काम की बातें हैं, अगेन वो एक सक्षम टीम जो इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसमें से क्या सहयोग, क्या उपयोगी है, विगत वर्ष के प्रश्नों के आधार पर ट्रेंड एनालिसिस, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हो, ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको एक जगह एकीकृत किया जाता है और फिर वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको सीधे सीधे यहीं से, बाकी बजट से संबंधित खबरें जो थोड़ा बहुत आप सुने पढ़ें वो अलग है, बाकी इस चीज़ से आपको बहुत सहयोग होता है बजट और आर्थिक सर्वे से संबंधित समसामयिकी से। तो जो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, पता चला आप इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, 20-25 दिन आपने लगा दिया और जीस्ट आपने पढ़ लिया और आपको सारी बातें समझ में आ गई, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत सहयोगी हो जाता है। इसलिए ये लगभग एक तरह का कहें तो फैशन है कि सभी के पास विजन के ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपको दिख जाएंगे। प्लस एक नवाचार विजन ने शुरू किया, एक नया प्रयास है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि डेली न्यूज़ एनालिसिस, चूँकि जब आप मंथली बेसिस पे करते हो या एनुअली बेसिस पे करते हो तो थोड़ा बल्कि हो सकता है, तो एक नया प्रयास डेली न्यूज़ एनालिसिस का भी है, जिसमें हम रोज़ क्या खबर है उसको आपको उपलब्ध करा रहे हैं। YouTube पर आपको मिल जाएगा, एक पॉडकास्ट बोलते हैं ना, पॉडकास्ट जो लोग नहीं जानते, जब कोई ऐसी चीज़ जो आपने YouTube इत्यादि पे डाउनलोड कर दी इंटरनेट पे कि कोई भी इसको डाउनलोड करके आप आसानी से सुन सके, तो एक पॉडकास्ट के माध्यम से YouTube चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपको डेली न्यूज़ मिल जाएगी, जिसमें रोज़ जो भी खबर है उसको बहुत ही क्रिस्प मैनर में, अनावश्यक उसको विस्तारित नहीं किया गया है और ना ही उसकी क्वालिटी से समझौता किया गया कि कुछ भी महत्वपूर्ण छोड़ दिया जाए। तो एक बहुत सारगर्भित, इसको आप सुन सकते हैं, और अगर आप डेली न्यूज़ सुनते हैं, दिन में 1-2 बार सुन लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि महीने में ज़्यादातर न्यूज़ तो आप कवर कर चुके होंगे। तो जब आप मासिक समसामयिकी पढ़ते हैं तो वो एक रिवीजन सा आपको दिखता है, फिर जब पीटी पढ़ते हैं तो एक तीसरा चौथा रिवीजन भी हो जाता है, अब आप तैयार हैं। प्लस जब आपने टेस्ट सीरीज कर ली तो आपने ये भी देख लिया कि अच्छा इसमें मैंने ये पढ़ा था, इस पे प्रश्न आए थे, ये छूट गया था, इस पे ये प्रश्न बन सकता था, तो मैंने इसको भी अब कवर कर लिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समसामयिकी के लिए अगर मैं इसको एक जहाँ कंक्लूड करूँ तो बहुत महत्वपूर्ण है कि समसामयिकी के लिए आप एक वेट मत करिएगा कि मैं आखिर में सब चीज़ें करूँगा, क्योंकि उससे फिर गलतियाँ होंगी। इसको आपके डेली एक दिन, जिसको बोलते हैं दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसको आप रिवाइज करें, जितना अधिक रिवाइज करेंगे, रिवीजन की एक मनोविज्ञान में कहा भी जाता है, अगर आप ब्रेन की फंक्शनिंग को जानते हो तो जब आप कोई चीज़ पहली बार सुनते हैं तो सिर्फ जानते हैं, दूसरी बार सुनते हैं तो उसके बारे में थोड़ी आपको उत्सुकता आती है, तीसरी बार सुनते हैं तब आप उसका विश्लेषण कर पाते हैं, चौथी बार जब आप सुनते हैं तब वो आपके लिए तैयार है कि हाँ अब आप इसको अपने तरीके से अपने संदर्भों में, बोलने में, लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये वहाँ पे मनोविज्ञान के सिद्धांतों में बहुत स्पष्ट है कि ये चारों रिवीजन नियत समय के अंदर होने चाहिए। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन 1 हफ्ते के अंदर, तीसरा रिवीजन 1 महीने के अंदर और चौथा रिवीजन 6 महीने के अंदर। ये अगर आप करते हैं तो उसके बाद वो चीज़ बहुत दिनों तक आपके, जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, वहाँ चली जाती है। तो इसलिए जितना आप रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर संस्था द्वारा, विजन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि एक कंटिन्यूटी बनाई जाए। आपको पहले डेली न्यूज़ मिल रही है, फिर उन्हीं की और बेहतर एनालिसिस और सारगर्भित आपको मासिक में मिल रहा है जो मंथली मैगजीन है, और फिर और ज़्यादा क्रिस्प और टू द पॉइंट, प्रिसाइज, ज़्यादा सारगर्भित आपको इम्तिहान के कुछ दिन पहले पीटी 365 और मेन 365 की शक्ल में मिल रही है। तो इससे एक आपका रिवीजन भी हो रहा है, एक तारतम्यता भी बनी हुई है, और ये सब पिछले वर्ष के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयोगिता के आधार पर ही डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो
जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो ध्यान दीजिएगा कि इन स्रोतों को इस्तेमाल करें, अधिकतम आप उससे लाभान्वित होंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि 5 बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती स्रोत क्या है, मैं एक अगर त्वरित पुनरावलोकन करूं, एक क्विक रिकैप करूं, तो स्रोत मैंने आपको बताया कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है 11-12 की एनसीईआरटी। उससे क्या होगा, आपके टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, शब्दावली बहुत स्पष्ट हो जाएगी, जो बेसिक सिद्धांत हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे, और अब आप तैयार होंगे करंट अफेयर्स इत्यादि को समझने के लिए। दूसरा जो एक प्रश्न आपके दिमाग में अक्सर आता है कि समसामयिकी का क्या महत्व है, उस पर मैंने आपको चर्चा की कि समसामयिकी के लगभग अगर देखें तो कुल प्रश्नों का लगभग 60 से 70% करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। तो कैसे आ सकता है, एक बार आप जब ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज और सिद्धांत पढ़ लें, उसके बाद जब आप कोई भी करंट अफेयर्स रोज सुन रहे हैं, मंथली पढ़ रहे हैं और लास्ट में पढ़ते हैं, तो आप उससे बेहतर इफिशिएंट हो पाते हैं और ज़्यादा उसका उपयोग कर पाते हैं। तीसरा जो एक था कि पिछले वर्ष के प्रश्न क्यों सॉल्व कीजिए, मैंने आपको बताया कि पिछले वर्ष के प्रश्न सॉल्व करने का सबसे बड़ा लाभ ये कि अब आप जान पाते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वही बात, जिसको मस्तिष्क नहीं जानता, आंखें नहीं देख पाती। तो एक बार आपके मस्तिष्क ने जान लिया है कि अच्छा ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, इसका ये घटक है, तो आप उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हो। इसलिए प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि तैयारी को 2 हिस्से में बांटिए, एक हिस्से में पढ़िए, दूसरे हिस्से में प्रश्नों को सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे आपको उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ मुझे अब प्रश्नों को समझ में आते हैं, उनके घटक समझ में आते हैं, वो छोटी छोटी बारीकियाँ भी समझ में आती हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर रहे थे चीज़ों को पढ़ते हुए। करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे अच्छा स्रोत जो आपके पास सहज उपलब्ध है, पर सहजता से उसको कम मत आकलन करिएगा। इसका अधिकतम उपयोग आप कर सकते हैं जब आप 3-4 बार रिवाइज करें। ये डेली न्यूज़ एक बहुत अच्छा प्रयास है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर उसको डाउनलोड करने के बाद जब भी अपनी सहजता के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से अगर दिन में 1-2 बार भी सुनते हैं तो बहुत उपयोगी साबित होगा। तो हमने 5 बातों में एक बात कर ली, स्रोत, विगत वर्षों के प्रश्नों का महत्व। तीसरा मैंने आपको बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है समसामयिकी और उसके लिए क्या उपयुक्त स्रोत हैं। एक और बात जिस पे अक्सर बात होती है कि हम नोट्स क्यों बनाएं, कैसे बनाएं, उसका क्या महत्व है। देखिए, मैं भी पीछे आपको रिसेंसी इफेक्ट की बात कर रहा था कि जितना ज़्यादा आपके पास चीज़ें आपके सामने तैयार रहेंगी, परीक्षा के आखिरी दिन में आप इधर उधर भटक नहीं रहोगे कि अच्छा ये किताब भी पढ़नी है, ये किताब भी पढ़नी है, ये किताब भी पढ़नी है, वगैरह वगैरह। एक चीज़ मैं जरूर यहाँ बताऊँगा कि, और ये आप अपने इर्द गिर्द अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो तो आप उससे पूछेंगे तो आपको मिलेगा भी कि उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। नोट्स कैसे बनाएं, इस पर भी मैं थोड़ा, विशेषकर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि नोट्स बनाते समय आप पता चला अनावश्यक खबरों को भी लिख रहे हैं, उससे आपका नोट्स बल्कि हो गया, अनावश्यक डेटा उसमें चले गए हैं, उससे लाभ नहीं होता। नोट्स बनाते समय क्या ध्यान रखें, एक तो मैं आपको यहाँ छोटा सा एक उदाहरण अगर दूं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेहतर एक वैज्ञानिक पद्धति है नोट्स बनाने की। जब भी आप नोट्स बनाएं तो अपने कॉपी में जगह छोड़ें, पर्याप्त जगह छोड़ें दोनों साइड्स में। मान लीजिए ये अगर आपका A4 साइज पेज है तो आप यहाँ पे काफ़ी जगह छोड़ें और यहाँ पर काफ़ी जगह छोड़ें, इसका सदुपयोग होगा। अब मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने राष्ट्रीय आय पढ़ी, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आय से संबंधित कैसे नोट्स बनाएं। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी से संबंधित जो है आप लिख सकते हैं कि एनसीईआरटी से ये चीज़ें नहीं, इसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, या उसी में जो है और जो पुस्तकें पढ़ी वो आपके मुख्य धारा के नोट्स बन गए। अब जब ये तैयार हो गया तो मान लीजिए आपने राष्ट्रीय आय पढ़ लिया है, इससे रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर डेली अगर आपके पास आ रहा है, डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए कि डेली करंट अफेयर्स है। उसके बाद अगर मान लीजिए मंथली कोई मिला तो आप यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स ऐड कर लीजिए, अलग से अगर कुछ अतिरिक्त मिला, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो दोहराया जा रहा होगा। उसके अलावा कुछ आपको PT 365 में अतिरिक्त मिला, उसको यहाँ ऐड कर लीजिए। या आप कोई और पुस्तक पढ़ रहे थे, कहीं कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे, कहीं कुछ मिला तो उस आर्टिकल को यहाँ लिख लिया कि योजना में
मैगजीन में ये आर्टिकल आया था, या जो है फला न्यूज़पेपर में फला दिन जरूर लिखिएगा, टाइम कि कौन से दिन वो आर्टिकल आया था, किस पेज नंबर पे था, ताकि अगर आपको ढूंढना भी पड़े तो आसानी रहे। तो अब क्या है कि जब आप मान लीजिए राष्ट्रीय आय पे अब आपका पूरा नोट्स तैयार है, इसके अतिरिक्त मान लीजिए आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, विगत वर्षों के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रश्नों में कोई आपको एक्सप्लेनेशन में अतिरिक्त बात मिल गई, उसको यहाँ ऐड कर दिया कि यूपीएससी के 2017 के क्वेश्चन में ये अतिरिक्त बात थी जिसको आपने यहाँ ऐड कर लिया। अब ये आपके नोट्स तैयार हैं। अब इम्तिहान के 1 महीने पहले ये आपके लिए एकमात्र स्रोत होगा, बाकी स्रोतों पर इधर उधर दौड़ नहीं रहोगे। आपके पास सारी चीजें आपके सामने हैं, सारी इंफॉर्मेशन। इस जगह को खूब छोड़िएगा और ये आखिर तक भर भी जानी चाहिए, क्योंकि जितनी भरी है इसका मतलब आपने उस पर आवश्यक प्रयास कर लिए हैं। तो नोट्स बनाते समय मैंने यहाँ 3 बातें लिखी। एक तो कि ये सबसे बड़ी बात रिसेंसी इफेक्ट। इम्तिहान के दिन में पता चला आप किताब ढूंढ रहे हैं, किताब ढूंढने में समय व्यतीत हो रहा है, नहीं मिला तो उसका अतिरिक्त एक टेंशन, और वो एक जो अतिरिक्त आप अपने आप को थका रहे होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। आपने कायदे से नोट्स बना लिए। अब ये नोट्स आपके सहयोगी हैं, इसमें जितनी जगह छोड़ी हुई है और ये जितना बढ़िया डिजाइन होएगा हर एक टॉपिक से। और दूसरी एक बात कि जब भी आप राष्ट्रीय आय को रिवाइज कर रहे होगे अपनी तैयारी के दौरान, ये सारी चीजें भी रिवाइज हो रही होंगी। इसलिए नोट्स जितने बेहतर डिजाइंड होंगे, आपकी तैयारी उतनी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी। और इस इम्तिहान में आपने सुना भी होगा कई बार कि जो लोग कायदे से प्लान नहीं करते कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो क्या नहीं पढ़ना का मतलब यही कि बार बार उन्हीं पुस्तकों को जाना, बार बार उन्हीं चीज़ों को ढूंढना। उससे बेहतर एक बार आपने नोट्स बना लिया, उसको डिज़ाइन कर लिया, आपने पर्याप्त जगह छोड़ी हुई है। जगह छोड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल को कोई एक न्यूज़ मिलती है तो पता चला आप इसी में उसको बहुत छोटे में लिख रहे हैं या कुछ स्टिक कर रहे हैं, तो उससे अनावश्यक जो है चीज़ें बल्कि भी हो जाएंगी और शायद उसका आप लाभ न ले पाएँ। यहां पर डेली न्यूज का मैंने आपको बताया विशेष लाभ है, क्योंकि आपने टॉपिक कर लिया है उससे संबंधित। जैसे मान लीजिए कोई बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात कर रहा था, एक एग्जांपल के लिए बात करूं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे उन्होंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं जब वो गरीबी की बात कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे रिपोर्ट आ गई, ऑक्सफैम रिपोर्ट जिसको आप बोलते हैं। आपके डेली न्यूज़ में वो एक आधे पेज के पैराग्राफ में आपको मिल भी गया। अब उसमें एक आंकड़ा की है, इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हम अपने जो है गरीबी को आधा कर ले गए, इसको हाईलाइट किया गया है। जो पहले 53.7% थी, अब 27.5% रह गई। अब ये आंकड़ा अगर आज ही आपने न्यूज़ में पढ़ा और अपने नोट्स में गए और वहाँ ऐड कर लिया, अब ये परमानेंट हो गया। अब आप जब भी इसको रिवाइज करेंगे वो आंकड़ा भी रिवाइज हो रहा होगा, वो चीज़ें भी रिवाइज हो रही होंगी। तो इस तरह से आप ज़्यादा या अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर पाते हो। ये नोट्स का महत्व है। डेली न्यूज़ में सहयोगी होगी। फिर जब आप करंट अफेयर्स मंथली पढ़ते हैं या PT 365 पढ़ते हैं, उसमें अगर कुछ अतिरिक्त है तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। समय का अधिकतम उपयोग होता है निसंदेह। और एक और बात कि जब आप जब आप बना रहे होते हैं और दिए गए स्रोतों से पढ़ रहे होते हैं, तो अनावश्यक सूचनाएं हैं उसके संकलन की आदत कम पड़ती है और आपका मस्तिष्क जान रहा होता है कि अच्छा इस थोड़ा मस्तिष्क को अगर आप समझें की फंक्शनिंग को तो सॉल्व करेगा। मस्तिष्क खुद ही समझ जाएगा कि अगर इसको हमने यहाँ पर रखने योग्य नहीं समझा, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। और यहाँ पर मैंने इसलिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनावश्यक सूचनाओं से बचाव बहुत महत्वपूर्ण है इस इम्तिहान में। अगर आप अनावश्यक सूचनाओं पे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सूचनाएं हैं रोज़। अगर कहें तो अर्थ जगत में तो रोज़ हज़ारों की तादाद में न्यूज़ आती है। आप स्टॉक मार्केट को लेके बैठ जाइए तो आपको बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। तो आप ऐसे कहाँ तक पढ़ेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, और उससे फिर एक कन्फ्यूजन, एक कहीं ना कहीं विस्मय की स्थिति बनती है। तो बेहतर आप ऑर्गेनाइज्ड रहिए, अपने नोट्स को बढ़िया प्रबंधित करिए, स्रोतों को समझिए। करंट अफेयर्स में जो मंथली मैगजीन है, PT 365 है और डेली न्यूज़, उससे अधिकतम लाभान्वित कैसे हों वो नोट्स निर्धारित करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो 2 हिस्से में बंट सकते हैं। वो जिनका सिलेक्शन हो रहा है और जो नहीं हो रहा है। और वो फर्क आता है इस चीज से कि आपने नोट्स कितने अच्छे डिजाइन किए, उसको कैसे लिखा, उसमें क्या क्या घटक जोड़े और कितना बेहतर आप उसका दोहराव कर रहे हैं, कितना उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ये एक बात नोट्स की है कि नोट्स को कैसे हम अधिकतम उपयोग करें। अब एक आखिरी बात, तो 5 बातें वहां पर हमने कहीं
स्रोत कैसे इस्तेमाल करें, दूसरा मैंने आपको बताया कि विगत वर्ष के प्रश्नों का क्या महत्व, तीसरा मैंने आपको बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम समसामयिकी का एक प्रबंधन करें, चौथा मैंने आपको बताया नोट्स की क्या उपयोगिता, और एक पांचवा जो चुनौती है कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या है, फिर पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि प्रीलिम्स में तो चलिए, मुख्य परीक्षा में अगर आप पेपर को देखें तो तीसरे पेपर में उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि अर्थव्यवस्था संबंधित ये बातें, कृषि संबंधित ये बातें, अवसंरचना से संबंधित ये बातें, निवेश मॉडल से संबंधित ये बातें। तो सिलेबस है क्या? अगर हम पिछले वर्ष के क्वेश्चंस, न सिर्फ यूपीएससी बल्कि तमाम स्टेट एग्जामिनेशंस के भी, अगर पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को और बाकी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस का एक ट्रेंड एनालिसिस करें, एक इकट्ठा करके देखें कि क्या क्या है, तो पाठ्यक्रम दो हिस्से में दिखाई पड़ता है। जैसा आपने शुरू में देखा, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित, और दूसरा जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे संबंधित घटकों को लेकर है। तो इन दोनों की शब्दावली, अब मान लीजिए WTO में कुछ हुआ है तो आप देखते हैं अक्सर आता है ग्रीन सब्सिडी क्या है, एम्बर सब्सिडी क्या, कुछ शब्दावली है तो वो इससे संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो। इसीलिए यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको क्विकली विगत वर्ष के प्रश्नों के आधार पर समझाने की कोशिश किया कि क्या सिलेबस हो सकता है। पाठ्यक्रम को अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तो कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं, राष्ट्रीय आय का मापन है कि GDP क्या, GNP क्या, GVA क्या, फैक्टर कॉस्ट क्या, मार्केट प्राइस क्या, इत्यादि इत्यादि। विकास के सूचकांक के HDI क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स क्या है, इतने तमाम जो सूचकांक हैं उन पर प्रश्न आते हैं। प्लानिंग का, नियोजन का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, उस पर संबंधित प्रश्न आते हैं। बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली से संबंधित, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई RBI से खबरें, बैंकों से खबरें, मनी से संबंधित जो है मार्केट से संबंधित कुछ बातें हैं वो। राजस्व जिसको आप कहते हैं फिस्कल, ये राजस्व, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी क्या, बजट क्या, और आर्थिक नियोजन क्या, उसके क्या क्या घटक हैं, इससे संबंधित जो मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, जैसे कई बार कि हाँ ये कर्व क्या है, इसका क्या घटक होता है, टैक्स संबंधित रिफॉर्म्स क्या हैं, GST क्या है, इससे संबंधित बातें। इसके अलावा क्षेत्रगत प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि उद्योग के बारे में, कृषि के बारे में, तृतीयक क्षेत्र जो सेवा सेक्टर है उसके बारे में। तो अगर आप देखें, मैं यहाँ पर क्विकली अगर बात करूँ तो ये कुल जो आधारभूत संकल्पनाएं राष्ट्रीय आय के मापन है, ये पहले जो 3-4 टॉपिक हैं ये प्रीलिम्स में खूब आते हैं। अगर आप देखें तो पहले 4 टॉपिक्स ज़्यादातर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इनका प्रीलिम्स में योगदान बहुत है। और वहीं हम बात करें अगर 5वें, 6वें, 7वें जो सेक्टोरल एनालिसिस है, उद्योग की बात करें तो मान लीजिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति है, या सेवा में बात करें कुछ नया प्रयास हुआ है, या हम बात करें कृषि में, या भी आप जानते राष्ट्रीय उत्पादों को लेकर आत्मनिर्भर भारत में कृषि में तमाम पैकेजेस की बात कही गई है, इन सब के प्रश्न, या श्रम की बात करें, कौशल प्रशिक्षण की बात करें, खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, तो इन सब के प्रश्न मेंस में ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप देखें तो पहले 4 के प्रश्न स्वभावतः प्रीलिम्स में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, बाद के जो 5वां 6वां यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं या क्षेत्रगत जिसकी बात कर रहे हैं उसके प्रश्न मेंस में ज़्यादा आते हैं। तो पहला टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, नेशनल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन क्या, अर्थव्यवस्था में प्लानिंग का क्या, बैंकिंग सिस्टम क्या, राजस्व राजकोषीय नीतियों का क्या, विभिन्न क्षेत्रों का क्या, सेक्टोरल एनालिसिस जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा एक दूसरा घटक भी है जिसमें हम बात करते हैं आर्थिक विकास की, जिसको आप डेवलपमेंट बोलते हो कि डेवलपमेंट के घटक क्या। इसमें अक्सर प्रश्न है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, भारत की स्थिति क्या। आप जानते हैं SDG की रिपोर्ट आती है, अब नीति आयोग हर वर्ष एक रिपोर्ट दे रहा होता है, इससे संबंधित प्रश्न। ये जो तो आपके डिस्प्ले पे अब दिख रहा है PPT पर, ये मेंस में बहुत इस पर प्रश्न आते हैं। तो आप देखेंगे इस पर आर्थिक विकास के लक्ष्य, भारत में स्थिति क्या, रोजगार कल्याण से संबंधित नीतियाँ क्या हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या, गरीबी निवारण हेतु क्या क्या प्रयास हुए, खाद्य सुरक्षा से संबंधित बातें हैं। इसके अलावा जो है अवसंरचनात्मक विकास, ऊर्जा, रेलवे, विमानन, समुद्रपोत, निवेश के विभिन्न प्रारूप, वित्तीय बाजार और स्टॉक मार्केट, इससे संबंधित प्रश्न। ये जो 8वां टॉपिक आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये ज़्यादातर प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, ये प्रीलिम्स का टॉपिक ज़्यादा है। मुद्रास्फीति के प्रश्न आपको दोनों में स्वभावता दिखते हैं, पर ये जो 6वां टॉपिक जो आप देख सकते हैं, आर्थिक विकास, भारत की स्थिति, रोजगार कल्याण योजनाएं, गरीबी निवारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, ये प्रश्न बहुतायत में
तो वो जो उधर आपने क्षेत्र पढ़े 3, उद्योग, कृषि और सेवाएं, और इधर जो आप ये पढ़ रहे हो सतत आर्थिक विकास, ये मेंस में खूब पूछे जाते हैं। तो ये सब विगत वर्ष के प्रश्नों के आधार पर है श्रृंखला को, पाठ्यक्रम को मिल अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि पहले जो 4-5 टॉपिक थे वो प्रीलिम्स में, यहाँ पर जो 8वां टॉपिक है वित्तीय बाजार स्टॉक मार्केट, वो प्रीलिम्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा संरचनात्मक विकास, अब जैसे मान लीजिए ऊर्जा, रेलवे, विमानन, समुद्रपोत। अब देखिए अभी पीछे एक अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि पूरे विश्व में एक सोलर ग्रिड की बात क्यों ना की जाए, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या संभव है, रेलवे में क्या है, विमानन से संबंधित क्या बातें हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, भारत माला, सागर माला, इन सब पे खूब प्रश्न आपको मेंस में दिखाई पड़ते हैं संरचना से संबंधित। और अगर कोई बड़ी नीति बनी है तो उसके घटक आपको प्रीलिम्स में भी दिखाई पड़ते हैं। तो एक सततता भी है प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन में, और थोड़ा फर्क भी है जहां आप टॉपिक को जान रहे होते हैं कि कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए लिहाज से ज्यादा फोकस करने लायक है और कौन सा मेंस के लिहाज से। तो जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको पता है अपने नोट्स में कि कहां पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। पढ़ते आप पूरा है पर ध्यान ज्यादा कहां देना है। तो एक ये तो बात हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की, डोमेस्टिक की। तो आपने देखा यहाँ पे 10 मोटे मोटे टॉपिक दिखाई पड़े। पहला ये कि आधारभूत संकल्पना राष्ट्रीय है, दूसरा ये नियोजन क्या, बैंकिंग सिस्टम क्या, राजस्व राजकोषीय नीति क्या, इसके अतिरिक्त जो है सेक्टोरल एनालिसिस क्या, और डेवलपमेंटल साइड जिसमें SDG क्या है, सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य क्या है, वो 17 लक्ष्य की स्थिति क्या है भारत की। इसके अलावा जो है वहाँ 17 ऑब्जेक्टिव्स हैं SDG में। रोजगार संबंधी क्या क्या नीति हैं, गरीबी निवारण। आप देखेंगे, आप विगत वर्ष के प्रश्न उठा के देखें तो आप देखेंगे कि आपको हर वर्ष इस 6वें टॉपिक से कम 2 से 3 प्रश्न मेंस में मिलते हैं। निबंध ही आपको इसमें से मिल सकता है। इसके अलावा वित्तीय बाजार में स्टॉक मार्केट पे भी प्रश्न आते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी, IPO क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स, या कुछ भी ऐसा हुआ है, सेबी की कोई गाइडलाइन आई है, कोई नया टेक्नोलॉजी है, ये बॉन्ड क्या होता है, उसमें क्या फ़र्क है। जैसे अगर देखें ETFs पे बहुत बात हो रही है आजकल, बहुत चर्चा में रहता है ETFs, तो उससे संबंधित क्या खबरें हैं वो आपको इन सब में पढ़नी होती है। तो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज पे प्रश्न आते हैं इस पर। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, स्टॉक मार्केट इत्यादि में आपसे वो नहीं पूछा जाता है कौन सी कंपनी का शेयर कितना बढ़ गया या सेंसेक्स की वैल्यू क्या होगी। मूलभूत आवश्यक बातें, सेंसेक्स क्या होता है, सेबी की क्या गाइडलाइन है, क्यों नियामक चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और संरचनात्मक विकास का क्या घटक है, क्यों इस पर इतनी चर्चा हो जा रही है, निवेश के विभिन्न प्रारूप, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करें। बोर्ड्स बनाए गए हैं, उस पर कुछ भी खबर है, जैसे जब भी उन्होंने फॉरेन जो भी प्रमोशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी खबर आई है, हमेशा पूछा गया है उससे संबंधित प्रश्न। तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं जो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। तो मैंने आपको बताया पाठ्यक्रम 2 हिस्से में साफ साफ दिखाई पड़ता है, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित और दूसरा वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसमें वो आपसे पूछते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कि आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समझ है कि नहीं, मूलभूत बातों को जानते हैं कि नहीं। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या घटक होते हैं, उससे संबंधित खबरें। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि जो लेखा जोखा है, जो आयात निर्यात का लेखा जोखा है, उसके क्या घटक होते हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या, इन सब पे प्रश्न आते हैं। WTO क्या है, IMF क्या है, उसका क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक क्या है, उसका क्या रोल, क्या गाइडलाइंस हैं, कोई चर्चा रहती है, उससे संबंधित कोई बातें। इनके प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिलते हैं। प्रीलिम्स में भी प्रश्न मिलेंगे, मेंस में भी प्रश्न मिलेंगे कि मान लीजिए अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जो WTO संदर्भित है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश में क्या क्या बातें हैं, क्यों रैंकिंग्स महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्या तरीका है उसमें, इसलिए लिखा गया है चुनौतियां अवसर क्या हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं। तो अगर आप देखें तो पाठ्यक्रम को 2 हिस्से में आप अब ये समझ तभी आई जब आपने विगत वर्ष से प्रश्नों को देखा, उसको ट्रेंड एनालिसिस की, क्वेश्चन पेपर को देखा, चीज़ों को समझा कि कहाँ पर ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पाठ्यक्रम को एक जगह पे रखा जाता है, एकीकृत किया जाता है, ये लगभग आपका पाठ्यक्रम बनता है। तो वो जो 5 चुनौतियां आपके मन में थी प्रारंभ में, मैंने उन सभी को खत्म करने की कोशिश की। पहला स्रोत क्या, दूसरा विविध प्रश्नों की उपयोगिता क्या, विगत वर्ष के प्रश्नों की, टेस्ट सीरीज की, तीसरा क्यों महत्वपूर्ण है कि आप पाठ्यक्रम को कायदे से पढ़ें समझें, क्यों महत्वपूर्ण है कि आप नोट्स कायदे से बनाएं, और समसामयिकी के लिए विजन संस्था के जो करंट अफेयर्स हैं उनका क्या सहयोग। तो ये जो हमारी चर्चा थी उसका एक मुख्य घटक रहे वो जो 5 बातें थी। आशा करता हूँ कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही। इस आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।